श्रोताओं नमस्कार। महीने का आखिरी रविवार और ये दिन होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का। तो आज भी प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों को और विदेशों में रहने वाले लोगों से संबोधित हुए और अलग अलग विषयों पर जानकारी उन्होंने साझा की। आज के मन की बात पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर दीपंकर सेनगुप्ता, जो कि जम्मू यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर हैं। सर, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद जगमोहन जी। हर बार की तरह आज भी प्रधानमंत्री ने अनेक विषयों पर बात की और शुरुआत उन्होंने छठ पूजा से की। बिल्कुल। छठ पूजा जो आजकल चल रही है और इसका जो उद्देश्य है सूर्य देव की पूजा करना बिल्कुल होता है। और आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में जब पर्यावरण प्रदूषण है, जो धरती का तापमान है वो बढ़ रहा है, जो बैलेंस है, इकोलॉजिकल बैलेंस है वो गड़बड़ा रहा है। हम मानते हैं कि सूरज इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। और किस तरह हमारी जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में पर्व हैं, त्योहार हैं, किस तरह इस चीज की अहमियत को मानते हुए ये पर्व मनाते हैं। तो मैं छठ पूजा के महत्व पर चाहूंगा कि आप प्रकाश डालें और बताएं कि आज कितनी आवश्यकता है सूरज को मानने की और सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ने की। देखिए, भारतीय संस्कृति में ये जो पूजा होती है वो हर पूजा, हर त्योहार किसी न किसी चीजों की ओर संकेत करता है, एक बड़े सोच की ओर संकेत करता है। हम छठ पूजा को उस तरफ भी हम देख सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने छठ पूजा की जो जिक्र किया वो एक परिपेक्ष बना रहा था, एक पस मंजर बना रहा था, उसके सामने चर्चा कैसे बढ़ेगा जी। पर मैं आपको इस बात की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देखिए, छठ पूजा जो ऐसा है कि प्रधान तो छठ पूजा की जो होती है, जैसे बंगालीज में दुर्गा पूजा होता है, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में जोरों शोरों से मनाया जाता है, गरबा नवरात्रा हमारे यहाँ पे गुजरात में होता है, छठ पूजा बिहार में बहुत जोरों शोरों से मनाया जाता है। और मैं एक लोकल आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं कि आज अगर जम्मू में आप देखेंगे बहुत सारे यहाँ पे जो लोग यहाँ पे काम करते हैं और जो बिहार से आते हैं वो छुट्टी के लिए चले गए हैं जी। हम जानते हैं, हम सोचते हैं ये छठ के लिए गए हैं, पर ये छठ क्या होता है हम कभी सोचते नहीं हैं। इतने सारे लोग, बहुत सारे, बिहार में, पश्चिमी यूपी में बहुत सारे लोग देश के कोने कोने में फैले हुए होते हैं, पर उनके लिए ये इतना बड़ा, इतना इमोशनल डे है कि इस टाइम वो तो हमेशा अपना घर में लौट जाते हैं। मैं जानता हूं हमारे कलीग्स जो है यूनिवर्सिटी में, वो भी अब नहीं है, वो भी घर गए हुए हैं। ये उनके लिए बहुत ही इमोशनल एक इवेंट होता है जिसके बगैर वो, आप कह सकते वो जी नहीं सकते, घर से दूर रहने की कल्पना नहीं कर सकते, वो वापस चले गए हैं जी। अब ये एक इमोशनल एस्पेक्ट है और हम भूल जाते हैं या हम इसकी अनदेखी करते हैं कि हमारे बीच जो रह के हमारे जो काम करते हैं ये त्योहार उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है जी। और इसीलिए प्रधानमंत्री का ये पूजा का जिक्र करना, इस त्योहार का जिक्र करना, मैं मानता हूं बहुत जरूरी था, क्योंकि ये हमें एहसास दिलाना था कि ये एक त्योहार है और इन वर्ग के लिए और इन लोगों के लिए, इस संप्रदाय के लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है जी। और उन्होंने शुरुआत इससे किया, ये हमें याद दिलाने के लिए ये पूजा क्या होता है हम जानते नहीं थे। बहुत सारे लोगों को आप पूछिएगा कि छठ पूजा क्या है, वो कह नहीं पाएंगे। छठ पूजा एक ऐसा पूजा है जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि आप सूर्य देव को पूजा करते हैं और इसमें जो सामग्री होता है ये हर संप्रदाय इसमें कोई ना कोई इसमें जुड़ा हुआ रहता है। तो एक ऐसा त्योहार है जो समाज के हर वर्ग, हर संप्रदाय इसमें अंश लेता है, इसमें हिस्सा लेता है, और इसीलिए उस इलाका में ये त्योहार इतना अहम है, इतना इम्पोर्टेंट है। प्रोफेसर, हमारे ये जो त्योहार हैं, जो मकामी त्योहार होते हैं या अलग अलग क्षेत्रों के त्योहार होते हैं, आज आप देखो छठ पूजा के अवसर पर जम्मू में भी आयोजन होते हैं, यहाँ पर जो रहते हैं उसको मनाते हैं। बिल्कुल। कुछ वर्ष पहले तक गणेश उत्सव जो है वो महाराष्ट्र तक सीमित था, लेकिन आज हम देखते हैं कि जम्मू में, कश्मीर में भी लोग गणेश उत्सव, ये हमारे ये जो पारंपरिक त्योहार हैं या लोकल जिनको हम कह सकते हैं त्योहार हैं, ये किस तरह से हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, देश को जोड़ने की। तो एक प्रांत दूसरे के त्योहारों के साथ वाकिफ हो रहा है, उसके अहमियत को समझ रहा है, उसकी इमोशनली उसके साथ जुड़ रहा है, तो ये देश को जोड़ने में कितना अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये भूमिका बहुत अहम है और मैं मानता हूं दो चीजों के लिए ये फैल रहे हैं। देखिए, यहाँ पे दुर्गा पूजा भी आजकल मनाए जाते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ क्योंकि दुर्गा पूजा बंगालीज जोर शोर से मनाते हैं, आपको जानते होंगे, पर पूरबिया जो होते हैं, वेस्टर्न ईस्टर्न यूपी बिहार के लोग भी मनाते हैं। और चूंकि
ये हर जगह के फैल गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ है कि दुर्गा पूजा भी बहुत सारी जगह पे मनाया जा रहा है। ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि हमारे देश में सिंगल सिटीजन होने के चलते बहुत सारे स्टेट्स के लोग दूसरे स्टेट्स में भी है। ये एक वजह है। दूसरी वजह है, आप आईटी रेवोल्यूशन, कम्युनिकेशंस रेवोल्यूशन टीवी में मैं देखता हूं कि यार ये भी होता है। और बहुत सारे लोग हैं जो अपना त्योहार तो मनाते हैं पर वो गणेश जी के उपासक हैं, और जब उनको पता चलता है कि दूसरे राज्यों में ये मनाया जाता है और इस तरह मनाया जाता है तो वो भी जुड़ जाते हैं इसमें। तो मैं मानता हूं इससे हमारी जो सांस्कृतिक एकता है, ये एकता एक राष्ट्रीय एकता की ओर हमें प्रोत्साहित कर रहा है, और ये बहुत अच्छा हुआ जी। ये तो रही बात मान्यताओं की, त्योहारों की। इसके साथ अगर हम इसका साइंटिफिक महत्व देखें, वो किस तरह हमें जोड़ता है उन चीज़ों की तरफ, उन चीज़ों के साथ जो कि हमारी प्रकृति के हिसाब से बड़ी लाजमी है। हम देखिए, हमारा फ्यूल की बात करते हैं, पेट्रोल की बात करते हैं, डीजल की बात करते हैं, ये तो अल्टीमेटली खत्म हो जाएंगे। ये दीज आर नॉट रीन्यूएबल। बिल्कुल। ओके, तो फिर उसके साथ हमारे जो त्योहार हमें सूर्य की उपासना दिखाते हैं, तो हमें सूरज देवता की शक्ति को समझने की भी एक आवश्यकता है इन त्योहारों को मनाते हुए। और प्रधानमंत्री ने जैसा आज जिक्र किया कि देश के विभिन्न इलाकों में किस तरह से छोटे छोटे गांव के किसान जुड़ रहे हैं सोलर की तरफ, सौर ऊर्जा की तरफ, और आज उनको घरों का बिल नहीं देना पड़ता, बल्कि वो सौर ऊर्जा के साथ जुड़ के अपने संयंत्र लगा करके उससे कमाई कर रहे हैं। तो आज इन जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनकी तरफ जाना कितना आवश्यक है आज के दौर में, जब पूरी दुनिया इससे डरी है, भयभीत है कि जब ये रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे। देखिए, सिर्फ खत्म होने की डर नहीं है, ये फॉसिल फ्यूल्स खास करके ये प्रदूषित भी करता है एनवायरनमेंट के। लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग का एक वजह यह भी है, हमारे पास जो सडन क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, ये हम हमारी फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन से है, इसको हम अलग नहीं कर सकते। यहाँ पे प्रधानमंत्री ने जो जिक्र किया गांवों का, मैं मानता हूं ये काफी महत्वपूर्ण है। मैं आपको इसकी दो पहलू हैं। एक है सरकारी नीति। आपको जान के ताज्जुब होगा, सरकार ने कहा था बहुत पहले कि 2030 तक हम 40% पावर रिक्वायरमेंट्स नॉन फॉसिल फ्यूल्स से आएगा। ये 2030 का हमने टारगेट दिया है। हमने ये टारगेट 2021 में हमने ये ऑलरेडी मीट हम कर चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर ये बात जो है ये आकाश में रह जाते हैं। कुछ पॉलिसी मेकर्स इसके बारे में बात करते हैं, जो टीवी देखते हैं खास करके इन चीजों को देखते हैं, बात करते हैं। इसका जो दूसरा पहलू है कि ये संभव इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे बहुत सारे गांवों में एक रेवोल्यूशन हो रहा है, एक क्रांति हो रहा है। गांव के लोग वो भी समझ रहे हैं कि बस ऐसी चीजें अपनाएं, प्रैक्टिसेस अपनाएं, कुछ चीजें हम ऐसे करें जिसके चलते हमने कोयले, लकड़ी जलाने की कोई जरूरत नहीं है। मोढेरा का जो इन्होंने जिक्र किया, ये एक ऐसा पहलू है जहां पे सरकारी नीति लोगों के जीवन में पूरी तरह से प्रवेश करता है। अब मोढेरा हो गया है 100% सोलर पावर, और आपने इंटरव्यूज देखा कि यहाँ पे सरपंच ने बताया, विपिन जी ने बताया इससे क्या लाभ हुआ है। जो पैसा आपको देना पड़ता था, एक खर्च की बात थी, वो खर्च खत्म हो गया है। आपको बिजली मिल रहा है। आपको बिजली के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि जब तक सूरज है आपको बिजली तो मिल जाएगा। पानी और बिजली में अगर किसी हाउस होल्ड को मैं दे देता हूं तो मैं मानता हूं 60 to 70% उनकी प्रॉब्लम्स खास करके गांव में समस्या खत्म हो जाता है। और हमारे किसानों को कितना लाभ हो रहा है, जैसे वो सोलर पंप्स लगा रहे हैं और उनको बिजली पे निर्भर नहीं होना पड़ रहा है। और ये सोलर पंप्स की बात बहुत सारे फार्मर्स तो खुद डेवलप कर रहे हैं। इसीलिए देखिए, गांव में जब पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहते थे, प्यूरा, प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज टू रूरल एरियाज। अब क्या कर रहे हैं, ये आप रनिंग वाटर दे रहे हैं जल शक्ति से, आप बिजली दे रहे हैं आपको। मैं मानता हूं अर्बन एम्यूनिटीज के दो बड़े बड़े इनके पास तो आपने दे दिए, बहुत सारी चीजें करने हैं, पर आप जो बड़े स्तंभ आप जब दे देते हैं गांव में, तब मैं मानता हूं गांववासी का जो जीवन है वो बिल्कुल पलट जाता है, वो कुछ और हो जाता है। जी। और सोलर एनर्जी के बाद उन्होंने बात की हमारा जो स्पेस साइंस है और जो हमारा डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए हाल ही में 30 सैटेलाइट्स जो हैं हमने एक गो में ही अंतरिक्ष में भेजे हैं, और उससे पैन इंडिया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर आसाम तक एक ऐसा बन जाएगा कि वहां पर हमारा जो डिजिटल कनेक्टिविटी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो आज डिजिटल युग है, और डिजिटल युग में ये जो हमने सैटेलाइट्स भेजे हैं एक गो में, देयर वाज अ टाइम जब हम इंडिया को दुनिया क्रायोजेनिक इंजन देने की, वो जो टेक्नोलॉजी देने के हक में नहीं थी।
आज भारत खुद का उत्पादन कर रहा है, खुद टेक्नोलॉजी तैयार कर रहा है, और बल्कि जो दूसरे देश जो हैं वो आकर हमें कहते हैं कि हमारे सैटेलाइट ऊपर ले बिल्कुल जाओ। करते हैं। तो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना, खुद पर यकीन करना, अपनी शक्ति को पहचानना और आगे बढ़ना कितना जरूरी है। देखिए, मैं कहीं और से शुरू करूंगा। ये आपने जो बात रखी ये तो है ही है। हम जैसे जो साइंटिफिक मैगजीन्स पढ़ते हैं, काफ़ी लोग जो आईटी से जुड़े हुए हैं वगैरह वगैरह, हम हमेशा एक कंपनी की बात करते हैं स्पेस एक्स, जो इलॉन मस्क का है जी। पर मैं मानता हूं ये कंपनीज जो करते हैं, हम तो इससे पहले भी ये कर रहे हैं, और हम जो कीमत पे कर रहे हैं वो इतना कम है, जिसके चलते आपने जो बात कही कि वेस्टर्न कंट्रीज टेक्नोलॉजिकली डेवलप वो हमारे पास आ रहे हैं, कह रहे कि यार तुम मेरे सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दो, क्योंकि हम जो करते हैं हमारी रेट्स इतने कॉम्पिटिटिव हैं, इट मेक सेंस। वो आते हैं, कहते हैं यार इसको लॉन्च करो, आप इसको अंतरिक्ष में भेजो। ये जो तथाकथित कटिंग एज टेक्नोलॉजीज कंपनीज की बात कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है। पर प्रधानमंत्री ने एक और बात करी, उन्होंने कहा कि हमें ये टेक्नोलॉजी पब्लिक को हमने ये एक्सपोज कर दिया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पिन ऑफ्स होते हैं। यहां पे मैं एक टेक्नोलॉजी बनाता हूं कुछ काम के लिए, कोई और इस टेक्नोलॉजी को देखता है और उसको वो समझ जाता है कि ये टेक्नोलॉजी 1000 फील्ड्स में काम आ सकते हैं। इसीलिए क्या हुआ है, हमने जब ये टेक्नोलॉजी को एक्सपोजर पब्लिक को भी दिया, उसके चलते हमारे देश में पब्लिक ने भी ये टेक्नोलॉजी लेकर प्रोत्साहित होकर, इंस्पिरेशन लेके वो अपना काम करना शुरू कर दिए, वो अपना प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री कही, हैकाथॉन्स। हैकाथॉन क्या है? हैकाथॉन एक इवेंट है जहां पे बहुत सारे लोग एक साथ मिलते हैं, बात करते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और लोग, आपको तो पता है, ज्ञान एक ऐसी चीज है जो बांटने में वो बढ़ जाता है, कम नहीं हो जाता है। तो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग फोकस जब है, आपको एक समस्या दी गई है, आप मुझे कहते हैं इसका हल ढूंढो, इतने सारे जब लोग आते हैं, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस रफ्तार से ये समस्याएं दूर हो रहा है, इनकी जो सुझाव हमें मिल रहे हैं, सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, वो भी सोच नहीं पाते थे कि इतना जल्दी हो जाएगा। ये हुआ क्यों है? दो बातें हैं। एक, आप लोगों से इनपुट्स ले रहे हैं कि हमें सहायता दो। ये सरकार ये नहीं कहे कि दूसरों को कहता है कि ये सोल्यूशन है, वो लोगों से कह रहा है कि आप मुझे इसकी सोल्यूशन बताओ। दूसरी, हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज है, मैं इसको एक्सपोज कर रहा हूं। मैं स्पेस सेक्टर को, जो हमने एकदम बंद करके रखा था, दूसरों के लिए छोड़ दिया है, जिसके चलते यहां पे इतने सारे नए आइडियाज, नए प्रोजेक्ट्स, नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हो रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने पिछले साल कहा था कि ये हमारा टेकेड होने वाला है। ये डेकेड शब्द जो है 10 साल, इस पे एक प्ले है, टेक जोड़ देना, टेकेड मतलब ये 10 साल में हम टेक्नोलॉजिकली इतना बढ़ेंगे कि 10 साल पहले, 10 साल बाद जो भारत होगा, वो आप उस भारत को देख के आप पहचान नहीं पाएंगे 10 साल पहले ये भारत था। प्रोफेसर, जब हम बात करते हैं देश के निर्माण की, देश के विकास की, तो प्रधानमंत्री का ये कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भी है। अब हम पहले देखते थे कि कोई भी काम होता वो केवल सरकारी नीति के तहत होता था या सरकारी विभागों से होता था। हालांकि देश के निर्माण में सिर्फ सरकार का योगदान नहीं होता, हमारे जैसे, आपके जैसे आम आदमी का भी योगदान होता है। और इस सेक्टर को जब प्राइवेट के लिए खोल दिया गया तो ये एक क्रांति लेकर आया, क्योंकि वो भी देश निर्माण में एक भागीदार बने और जो उनकी क्षमता थी, उस क्षमता का इस्तेमाल भी देश के निर्माण के लिए, देश के विकास के लिए किया जाने वाला। एक प्रधानमंत्री ने बात की कि अनुसंधान को बढ़ावा देना। उन्होंने लाल किले से एक बार कहा था कि जय अनुसंधान। तो उन्होंने विद्यार्थियों को, विद्यार्थी हमारे नौजवान हैं, देश के निर्माता हैं, आज के जो विद्यार्थी हैं कल के ही राष्ट्र को चलाने वाले होंगे, तो उनको, उनकी मेहनत, पसीना और उनकी जो प्रतिभा, हिम्मत है, वो देश को 2047 तक जो हमारे देश को विकसित बनाने का लक्ष्य है वो हासिल करने में सहयोग देगी। तो विद्यार्थियों को राष्ट्र निर्माण में सक्रियता से जोड़ना कितना जरूरी है, और जिस तरीके से जोड़ा जा रहा है वो क्या परिणाम ला रहा है? देखिए, जो प्रधानमंत्री ने जय अनुसंधान का आह्वान दिया, हमें कुछ चीजें समझना पड़ेगा। अनुसंधान में हमने पैसा इससे पहले भी खर्च किया, पर हमारे अनुसंधान हमेशा अनुसंधान संस्थानों में ही ये बेसिकली सीमित रहा।
अनुसंधान का एक बहुत बड़ा काम, एक तो है जानकारी बढ़ाना, दूसरा है कि लोगों का जीवन जो है उसको बेहतर बनाना। वो कभी नहीं हुआ क्योंकि हमारे अनुसंधान हमेशा संस्थानों में सीमित रहे। अनुसंधान को हमें ले जाना पड़ेगा बाजार में, इनको हमारे कारखाने में ले जाना पड़ेगा, लोगों को साथ ले जाना पड़ेगा, अपने खेतों में ले जाना पड़ेगा। जब तक हम ये नहीं करते हैं तब तक अनुसंधान को, जो अनुसंधान का असली रूप है, उसका जो भूमिका है, वो कभी हमें मिलेगा नहीं जी। प्रधानमंत्री ने क्या कहा है? प्रधानमंत्री का कहना है कि ये शासन जो है, ये सरकार और जनता के बीच एक भागीदारी है जी। और अनुसंधान भी भागीदारी में होता है। अनुसंधान सिर्फ सरकारी संस्थान नहीं करेंगे, अनुसंधान सब करेंगे और विकास के लिए करेंगे। अब IIT छात्रों को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो बेसिकली अपना करियर शुरू करेंगे, वो कंपनीज में जाएंगे या वो अपने स्टार्टअप्स खोलेंगे। और हमारे बच्चे ये करके दिखा रहे हैं, जैसे उन्होंने IIT भुवनेश्वर का जिक्र किया कि उन्होंने पोर्टेबल वेंटिलेटर, जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं, जो समय से पहले पैदा हो जाते हैं, प्री मैच्योर बच्चों को, उनके लिए पोर्टेबल वेंटिलेटर्स उन्होंने डेवलप किए हैं। फिर उन्होंने IIT मद्रास और कानपुर का भी जिक्र किया। तो इन सभी के योगदान को अप्रिशिएट करके ही हमको और अच्छा करने के लिए एनकरेज कर सकते हैं। बिल्कुल, सिर्फ अप्रिसिएशन नहीं, आपको उनको ये हक देना पड़ेगा जी। दूसरी बात, आपको सहूलियत देने पड़ेंगे। जब मेरे पास एक इन्वेंशन होता है, मैं एक चीज की आविष्कार करता हूं, इसको मैं कॉमर्शियली डेवलप कैसे करूं जी। और ये जो हमारी जो एक इकोसिस्टम बन रही है, वो उसी की ओर जा रहा है कि ये लड़के अनुसंधान के सहायता से, आविष्कारों के सहायता से अपना बिजनेस शुरू करें और इसकी मैन्युफैक्चरिंग करें, हमारे देश में हम आत्मनिर्भर हो जाएं। और उसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम जब कई साल पहले, कई दशकों से पहले कुछ चीजें हुई जिसके चलते हमें क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन की टेक्नोलॉजी हमें दी नहीं गई, पर हमने वो कर दिखाया। अब ऐसा कर दिखाया कि लोग हमारे पास, जो हमें डिनाई करते थे, वो हमारे पास आ रहे हैं, अब कहते हैं कि आप सैटेलाइट्स भेजो। मतलब ये हम कर सकते हैं, हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं हम कर नहीं सकते, पर इसकी एक परिप्रेक्ष्य होती है। जब आप वो परिप्रेक्ष्य में चीजें लाते हैं तो हम देखेंगे हिंदुस्तान इसको आराम से कर सकते हैं, हमारे बच्चे कर सकते हैं, और इसको ऐसे कर सकते हैं जिससे पूरे देश को लाभ मिले। एक बड़ी चीज उन्होंने जिक्र किया, IIT मद्रास और IIT कानपुर की रोल 5G टेक्नोलॉजीज में। भारतवर्ष चुने हुए देशों में एक देश है जो 5G खुद ब खुद डेवलप किया है, बाकी सब ने या तो यूनाइटेड स्टेट्स या चीन से ले रहा है जी। और हमारे IIT के बच्चे जो हैं उसके लिए 5G के लिए जो टेस्ट बेड है वो तैयार कर रहे हैं। मतलब देखिए, दो बातें हैं। सबसे बड़ी बात, ये टेक्नोलॉजीज जो है ये हमारे युवा पीढ़ी कर रहा है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी में हमारे यंग साइंटिस्ट और यंग स्टूडेंट्स वो यहाँ हमेशा सामने हैं, और इसीलिए इनको जोड़ना, आप अनुसंधान से उनसे वंचित नहीं कर रहे हैं। आप ये नहीं कर रहे हैं कि जब तक आप बड़े नहीं होंगे, इन संस्थानों में घुसेंगे, तब तक आप ये रिसर्च से आप वंचित रहेंगे। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी जो है ना, वो कहता है बच्चों को अभी से आप रिसर्च में शामिल हो जाओ जी। और अगर बच्चा छठी कक्षा से ही उस ओर रुचि रखता है, बिल्कुल तो वो अपनी क्षमता के अनुसार वहां अनुसंधान बिल्कुल कर सकता है। क्योंकि ये अनुसंधान क्या है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है जी। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेंटालिटी जब आप बच्चे में डाल देते हो, तो कुछ बाद वो कुछ इंक्रीमेंटल इनोवेशन करेगा, कभी कभी वो पाथ ब्रेकिंग इनोवेशन करेगा। और इसी का प्रधानमंत्री जिक्र कर रहा था। ये अगर हम करते हैं, ये अगर बनाते हैं, तो इसके चलते देश की प्रगति काफी दूर हो जाएगी जी। प्रोफेसर, हम बात करते हैं कि जब विस्तार होता है, विकास होता है, तरक्की होती है, डेवलपमेंट होती है, तो पर्यावरण जो है वो कहीं ना कहीं अपेक्षित रह जाता है, उसको नुकसान पहुंचता है। बिल्कुल। और ऐसे में मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जरूर कम से कम एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र करते हैं जो पर्यावरण को बचाने के लिए अपने दम पर काम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने जिक्र किया कर्नाटक के एक सुरेश कुमार जी का, जो कि पिछले 20 सालों से उस एरिया में वृक्ष लगाने का काम कर रहे हैं। सहकार नगर में उसका जो जंगल है वहां पर वो उजड़ चुका था, उसे हरा भरा करने के लिए। तो अपने पर्यावरण के महत्व को समझते हुए अपने हिस्से का योगदान हर एक को देना चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री का मुझे लगता है इशारा हम पे है। वो कह रहे हैं कि ये जो चीजें हैं, खास करके मिशन लाइफ की बात कर रहे हैं कि हम एक इकोनॉलॉजिकली सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जिए, ये हम पे है। हर इंडिविजुअल ये कर सकता है। सुरेश कुमार जी जो किया है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं किया है। उसने क्या किया है, उसने खुद ब खुद पेड़ लगाना शुरू कर दिया, खुद ब खुद। और ऐसे उदाहरण आपको आसाम
आसाम में भी मिलेंगे, वहाँ पे जादव तामेंग ने ऐसा किया था। ये खुद ब खुद उनको लगा कि मुझे करना चाहिए, और सिर्फ उन्होंने पेड़ नहीं बनाया, उन्होंने बस स्टॉप ऐसे कन्नड़ा लिटरेचर के ब्रास प्लेट से भी लगाए। तो एनवायरनमेंट और लोकल कल्चर एक साथ उन्होंने जोड़ दिया, और ये बहुत जरूरी है। देखिए, प्रधानमंत्री ने जो बायो विलेजेस की बात की, उन्होंने जो विमेन्स ग्रुप्स की बात की, उन्होंने जो बायो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो हम कॉफी कभी कभी प्लास्टिक कप्स में लेते हैं, कभी कभी हम प्लास्टिक स्पून्स के इस्तेमाल करते हैं, हम इसको फेंक देते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। पर ये महिला जो रूरल एरियाज में है, वो हम पढ़े लिखों से ज्यादा होशियारी दिखा रहे हैं, उन्होंने एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका ज्यादा है, उसके चलते वो बायोडिग्रेडेबल कप्स, बायोडिग्रेडेबल चमचे, क्रॉकरी इस्तेमाल कर रहे थे, जो हम खा सकते हैं, फेंक सकते हैं, और वो विलीन हो जाएगा, और हम नहीं कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के संकेत हमारी ओर है कि ये लोग उन स्थिति में कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने त्रिपुरा में की बात की, बायो विलेजेस की बात करी, जहां पे जिक्र है हाउ टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल डैमेज। देखिए, हम कुछ भी करेंगे, एनवायरनमेंट पे असर पड़ता है, असर तो पड़ेगा। क्या हम कुछ कर सकते हैं कि उस डैमेज को न्यूट्रलाइज कर दें, कम कर दें? और यहां पे उन्होंने मिशन लाइफ की जिक्र की कि आपका जीवन जो है एनवायरनमेंट को डैमेज कर सकता है, पर आप ऐसे कुछ कदम उठा सकते हैं जिसके चलते वो डैमेज न्यूट्रलाइज हो जाए। तो ये बेसिकली अब बायो विलेज 2 की कॉन्सेप्ट पे जो आते हैं, तब आप रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं कि आपका फुटप्रिंट, एनवायरमेंटल फुटप्रिंट रहता नहीं है, क्योंकि आपने ऐसे ऐसे ठोस कदम उठाए हैं जिसके चलते एनवायरमेंट सुरक्षित रहता है। जी, कल 31 अक्टूबर है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है, जिसे हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस पर देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाता है। नेचुरल सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ वननेस जो है वो पैदा करने के लिए। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया खेलों का। बिल्कुल, खेलों को जीवन में जोड़ने से और सभी को मंच प्रदान करने के लिए कि अगर खेलों के क्षेत्र में उनकी क्षमता है, समर्थ है, तो उसका वो फायदा उठा सकें। तो अभी उन्होंने जिक्र किया जो नेशनल गेम्स हुई गुजरात में, तो जिसमें कई नए रिकॉर्ड बने, जिसमें देसी खेलों को जोड़ा गया पहली बार, जैसे मल्लखंब और योगासन वगैरह को जोड़ा गया। तो हमारी जो पारंपरिक खेल हैं, जो ग्रामीण खेल जिसे हम कहते हैं, रूरल स्पोर्ट्स हैं या दूसरे खेल हैं, तो ये इनके प्रति जागरूकता लाना और इनके जरिए खेलों के साथ नौजवानों को जोड़ना, ये किस प्रकार देश के लिए और देश की जो युवा एनर्जी है उसको चैनलाइज करने के लिए कितना योगदान दे सकता है और कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, 2 बातें हैं यहाँ पे। मुझे उन दिन याद है 1976, 1984, जब 100 करोड़ लोग से एक ब्रॉन्ज मेडल भी हमें ओलंपिक्स में नहीं मिला है जी। और हमेशा जब हम खेल सोचते थे, हम क्रिकेट को ही देखते थे, हमारे आइकन्स क्रिकेट सुपरस्टार्स होते थे जी। बदल गया है जी। अब क्रिकेटर्स भी अपने आइकॉनिक स्टेटस जो है वो मेंटेन कर रहा है, पर आपने देखा होगा बहुत सारे एथलीट्स को भी, जैसे शूटर्स वगैरह, इनका भी हब पब्लिक गेज में आ गया है। ये मुझे लगता है कि अच्छा डेवलपमेंट है, पर इस डेवलपमेंट के लिए मुझे लगता है कि लोगों को प्रोत्साहन करने की जरूरत है कि भाई गेम्स में हिस्सा लो, एथलेटिक्स में हिस्सा लो। और उन्होंने जब कहा कि इतने सारे रिकॉर्ड्स, नेशनल गेम्स रिकॉर्ड्स तोड़े गए, 60 नेशनल गेम्स रिकॉर्ड्स तोड़े गए हैं, 7 नेशनल रिकॉर्ड्स तोड़े गए हैं, तो वो बेसिकली प्रोत्साहन देना चाहते हैं लोगों को, देखो ये भी हो रहा है और इसमें आप भी शामिल हो जाओ। साथ साथ वो ये बात कह रहा है कि गुजरात में ये गेम्स ऐसे वक्त पे हुआ था जब नवरात्रास का वहां पे चल रहा था सेलिब्रेशंस, और उनको लगा कि एक साथ दोनों कैसे हो सकता है। और मैं इसको रिलेट कर सकता हूं। मैं मानता हूं, मान लीजिए पश्चिम बंगाल को कहा गया कि दुर्गा पूजा के टाइम में आप नेशनल गेम्स भी चलाओ, ये इतना इम्पॉसिबल एक लॉजिस्टिक चैलेंज हो जाता है। पर फिर भी अगर सरकार कोई कर दिखाता है तो दूसरी बात खड़ी होती है, क्या कि यार ये गेम्स हो रहा है, क्या लोग देखने आएंगे कि नहीं जी। और गुजरात में लोग देखने आए, और शाम को हमारे एथलीट्स जो है इन फेस्टिवल्स में वो हिस्सा भी लिए, तो स्पोर्ट्स और कल्चर एक साथ जुड़ गया। तो मैं मानता हूं प्रधानमंत्री का इसकी ओर हमारी ध्यान आकर्षित करना यह बहुत जरूरी था कि गेम्स में, एथलेटिक्स में आप हिस्सा लो और कल्चरल उस देश, उस राज्य का कल्चर भी देखो, और मैं मानता हूं यह बहुत जरूरी था जी। और अंत में प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया गुरु नानक देव जयंती जो है वो आ रही है, और उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा आ रही है।
खेलों की बात होगी, पर्यावरण की बात होगी, टेक्नोलॉजी के विकास की बात हो गई। अंत में उन्होंने गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव का जिक्र किया और कहा कि उनके जीवन से जो संदेश है वो पूरी दुनिया को लेना लेना है। अब देखिए, भारत में जितने भी महापुरुष हुए हैं, राम से लेकर के आप गौतम बुद्ध से लेकर के नानक से लेकर के कितने पीर फकीर पैगंबर यहाँ पर हुए हैं जिन्होंने दुनिया को विश्व शांति का जो संदेश दिया है। आज दुनिया जंग की कगार पर खड़ी है। यूक्रेन और रूस की बात कर लीजिए, या फिर कुछ मध्य एशिया के जो मुल्क हैं उनका वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ जो कुछ तनाज़े बनते जाते हैं। तो आज के दौर में गुरु नानक देव जी के आदर्शों को अपनाना, सच्चाई, अहिंसा और मानवता का जो उन्होंने संदेश दिया है उस पर चलना और अमल करना कितना ज़रूरी है देखिए, दुनिया को तबाही से बचाने के लिए। प्रधानमंत्री ने 2 चीजें कही। एक तो उन्होंने बिरसा मुंडा की बात करी, क्योंकि हमारी आज़ादी के दौर में इतने सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन हम भूल जाते हैं कि झारखंड से भी कुछ लोग नीचे से उठ के आए थे, संस्कृति को पकड़ के उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक मुहिम किया था। तो बिरसा मुंडा की बात करी, बहुत जरूरी था, क्योंकि इन फिगर्स के बारे में हमारी जानकारी बड़ी कम होती है, और बिरसा मुंडा के बारे में उन्होंने काफी बात करी। उन्होंने गुरु नानक देव की भी बात करी, और ये बात तो सच में है कि आज हम सोचते थे 1990 के बाद जब सोवियत यूनियन का पतन हुआ कि शीतकालीन युद्ध खत्म हो गया, अब शांति ही शांति है। अब हम देख रहे हैं शांति तो नहीं है, हर जगह पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है। वहां पे भारत का संदेश जो हमेशा रहा है वो शांति का रहा है। आप जानते हैं कि भारत के हमारे जो छत्रपति महाराज थे या सम्राट थे, वो बाहर इन्वेड करने नहीं गए, वो हमेशा शांति की संदेश पहुंचाने गए। वो सम्राट हो या गुरु नानक देव या गौतम बुद्ध जैसे टीचर्स हों। और मैं मानता हूं आज जो हो रहा है विश्व में, खास करके यूरोप में, जो एक तृतीय विश्व युद्ध कर सकता है, वहां पे गुरु नानक जी की जो संदेश है ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, ये संदेश सिर्फ शांति का नहीं है, सोशल कोहेशन का, ऊंच नीच के बीच भेदभाव को खत्म करना, विभिन्न जातियों के बीच, मजहबों के बीच एकता लाना, ये बहुत जरूरी है। और मैं मानता हूं इस पे जिक्र करके प्रधानमंत्री ने हमेशा एक अंडरलाइन किया है, हमें शांति की जरूरत है जी। और मैं मानता हूं इस नोट पे मन की बात खत्म करना ये बड़ा ही उचित था जी। और जब दुनिया में भारत के साथ साथ जब पूरे विश्व में शांति होगी, तो शांति के धरातल पर ही हम तरक्की भी कर सकते हैं, खुशहाली भी ला सकते हैं, विकास भी ला सकते हैं, और नई ऊंचाइयों को हम छू सकते हैं। और हमारा भारत का भी रवैया ये रहा है, तू मैं नहीं, शांति की ही बात करना जी। आज बड़े बड़े मुल्क भी कह रहे हैं कि भारत ने हमें सिखाया कि लड़ाई मत करिए, बातचीत करिए। प्रोफेसर साहब, आप अपने बिजी शेड्यूल्स में से समय निकाला, आप हमारे स्टूडियो में आए और आज की मन की बात के ऊपर बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जगमोहन जी, धन्यवाद।